हेलो दोस्तों, चलिए तो रेसिडेंट एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आईसीआई मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने 1 और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कोई मिस्टर रमेश है एंड मिस्टर सुरेश है, दोनों ब्रदर है। कहता है कि कुछ इनकम की बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। फॉलोइंग कुछ यहाँ पे दे रखा है, हमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि मिस्टर रमेश जो है वो सेटल हो चुके हैं कनाडा में। ठीक है, इन 1996। तो 1996 से वो चले गए, तो ऑब्वियसली ये क्या माने जाएंगे सर? ऑब्वियसली हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की कोई कंडीशन फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे, रेसिडेंट की कोई कंडीशन फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें ये पता चल गया कि सर मिस्टर रमेश कौन है? सर मिस्टर रमेश जो है, मैं मिस्टर आर लिख देता हूँ शॉर्ट में। मिस्टर रमेश जो है वो क्या है सर? नॉन रेसिडेंट है, एनआर। ठीक है, ये हमें पता चलता है। आगे क्या कहता है? सुरेश जो है वो दिल्ली में ही सेटल हो चुके थे। ठीक है, तो पहले से ही दिल्ली में ही है, तो इसका मतलब ये क्या है सर? मिस्टर जो सुरेश है वो पहले से ही दिल्ली में ही है, तो मतलब कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। ये रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। ठीक है, ROR होंगे। चलिए, ये तो हमें पता चलता है। आगे कहता है कि कंप्यूट करिए इनकी टोटल इनकम। अब बढ़िया बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल इनकम पूछी है, मतलब कि टैक्स लाइबिलिटी नहीं पूछी है। टैक्स लाइबिलिटी पूछता है तो आपको टोटल इनकम लिखानी पड़ती है, और टोटल इनकम निकालने के बाद उस पर आपको टैक्स कितना बनेगा वो निकालना पड़ता है। यहाँ पे सिंपली क्या पूछा है सर? कंप्यूट करिए टैक्स, सॉरी कंप्यूट करिए आपको टैक्सेबल इनकम, मतलब कि टोटल इनकम सिर्फ और सिर्फ पूछा है, टैक्स लाइबिलिटी नहीं पूछा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल इनकम ही हमें बताना है। चलिए, तो यहाँ पे जल्दी से हम बता देंगे। यहाँ पे क्या कहता है सर? यहाँ पे कहता है कि एनआर है, नॉन रेसिडेंट है। तो मैंने आपको रूल क्या लिखवाया था, जल्दी से याद करिए। इलस्ट्रेशन पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है। आपने अगर इलस्ट्रेशन पार्ट देखा है, फिर से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद करवा रहा हूँ, राइट? देखिए, नॉन रेसिडेंट है, कोई भी नॉन रेसिडेंट पर्सन है, तो उसके केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? केवल और केवल इंडियन इनकम, इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, केवल और केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम को मैं शॉर्ट में अगर बताऊँ, डिटेल में तो यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन शॉर्ट में अगर बताऊँ तो इंडियन इनकम वो इंडियन इनकम है कि जो अगर जनरेट हुई है इंडिया के अंदर तो उसे इंडियन इनकम मान लिया जाएगा, या फिर वो जो इनकम है वो आपके पास में क्या है सर? रिसीव हुई है इंडिया के अंदर, या तो जनरेट हुई है इंडिया के अंदर, या फिर आपके पास में रिसीव हुई है इंडिया के अंदर, तो उसे हम मान लेते हैं इंडियन इनकम, राइट? अब ROR की बात करें तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है। ROR की मतलब कि सारी इनकम, ऑल इनकम, इंडिया की है, फॉरेन इनकम है, सारी इनकम। ठीक है, ऑल इनकम लीजिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होती है, राइट? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे सर? सबसे पहले अपनी कंडीशन दिखाएंगे कि सर दो कंडीशन होती है रेसिडेंट के लिए, ये लिखेंगे। इसके बाद ये लिखेंगे कि सर कौन है? मिस्टर रमेश जो है वो नॉन रेसिडेंट है, और मिस्टर सुरेश जो है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हेडिंग कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटेशन करेंगे टोटल इनकम का। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। यहाँ पे भी मैं लिख दूँ, यहाँ पे मिस्टर जो रमेश है वो कौन है सर? मिस्टर रमेश जो है वो नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे लिख दो NR है, हमें आसानी रहेगी। और मिस्टर सुरेश जो है वो ROR है, मतलब कि सारी ही इनकम इनके लिए टैक्सेबल रहती है। ठीक है, आइए जल्दी से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं मार्क करता जाऊँगा, वो टैक्सेबल इनकम रहेगी। अब देखिए, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डिपॉजिट, सॉरी डेवलपमेंट बॉन्ड है। तो कनाडा के अंदर आपके पास में कोई बॉन्ड है, मतलब कि इनकम जनरेट इंडिया से नहीं हो रही है। इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? कनाडा के अंदर, राइट? तो हमारे पास में, मैंने कहा सर इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है सर? लिख लीजिएगा यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, बेसिकली इसका डिटेल रिव्यू होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इतना ही बता सकता हूँ। इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है? या तो जनरेट हुई है, ठीक है, जनरेट आपकी होती है कहाँ पे? इंडिया के अंदर, इन इंडिया। ठीक है, अगर या फिर और रिसीव होती है इन इंडिया। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको इलस्ट्रेशन पार्ट में बता चुका हूँ, इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। ठीक है, देखिए रिसीव मैंने कहा सर, रेमिटेंस नहीं। रेमिटेंस को हम कभी भी ये नहीं मानते कि सर रिसीव है। ठीक है, रिसीव का मतलब रिसीव, रेमिटेंस नहीं है। रेमिटेंस का मतलब होता है कि रिसीव कहीं और हुई है आउटसाइड इंडिया, और उसे भेजा गया है इंडिया के अंदर, तो ये इंडियन इनकम नहीं है।
ये इंडियन इनकम नहीं है। आपको रिसीव इंडिया के अंदर होना चाहिए तो ही इंडियन इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। आइए जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह कहता है कि इंटरेस्ट जो इनकम हुई है, ठीक है, वो कनाडा की है, मतलब कि जनरेट जो है वो आउटसाइड इंडिया हुई है। तो जनरेट आउटसाइड इंडिया हुई है, तो दूसरी कंडीशन देखेंगे, ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो पाई। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर रिसीव भी इंडिया के अंदर हुई है तो हम इंडियन इनकम मान लेंगे। तो कहता है 50% इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे रिसीव हुआ है, इंडिया के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, 50% इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे रिसीव हुआ है, इंडिया के अंदर। मतलब कि जो 50% अमाउंट इंडिया के अंदर रिसीव हुआ है वो क्या मान लिया जाएगा सर, इंडियन इनकम। मतलब कि 35,000 जो 35,000 है उसमें 50% अमाउंट इंडियन इनकम है। 35,000 इंटू 50%, मतलब कि 17,500। 17,500 क्या है सर, इंडियन इनकम है, ठीक है। और बाकी की रिमेनिंग जो 17,500 है वो क्या है सर, फॉरेन इनकम। 500 फॉरेन इनकम। अब मैं बात करूँ सर नॉन रेसिडेंट की, तो नॉन रेसिडेंट के केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, ओनली एंड ओनली इंडियन इनकम। तो इनके केस में 17,500 ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। ये टैक्सेबल नहीं होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती नॉन रेसिडेंट के केस में। लेकिन मिस्टर सूरज तो ROR है, उसके केस में तो हमें ये देखना ही नहीं होता कि कौन सी इनकम है, पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल कौन सी है सर, 17,500, और यहाँ पे पूरी की पूरी 40,000। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इंडियन इनकम कितनी है। तो डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी मतलब कि आउटसाइड इंडिया इनकम जनरेट हुई है। अच्छा, तो वो तो इंडियन इनकम मानी नहीं जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि अगर रिसीव भी इंडिया के अंदर हो गई तो इंडियन इनकम मान ली जाएगी। कहता है रिसीव लंदन में हुआ, तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ना ही जनरेट इंडिया में हो रहा है, ना ही रिसीव इंडिया में हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी इनकम क्या है सर, फॉरेन इनकम है। ये पूरी की पूरी इनकम क्या है सर, फॉरेन इनकम है दोनों के लिए। अब मैं बात करूँ मिस्टर रमेश जो 28,000 कमाए हैं, ठीक है, डिविडेंड से, वो नॉन रेसिडेंट है। और नॉन रेसिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, नील, ठीक है, नील। लेकिन जो सुरेश की बात करें तो वो तो ROR है, मतलब कि हर एक इनकम टैक्सेबल होगी, हर एक इनकम पूरी की पूरी 20,000 टैक्सेबल हो जाएगी करके, ठीक है। तो यहाँ पे नील और यहाँ पे 20,000। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर। अब बताएंगे कि नागपुर क्या इंडिया का है प्लस या फिर आउटसाइड इंडिया है। सर ये कैसे बात कर रहे हो, ये सर इंडिया के अंदर प्लस है, ठीक है। मतलब कि इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है सर, इंडिया के अंदर बिजनेस इनकम है, ठीक है। और कहता है मैनेज जो है वो हो रहा है क्या, आउटसाइड इंडिया। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, इलस्ट्रेशन, वहाँ पे मैंने आपको सारा का सारा रूल लिखवा दिया था, ठीक है। अब बताइए मुझे कि सर क्या यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर मतलब कि इंडिया के अंदर ही इनकम जनरेट हो रही है। इंडिया के अंदर जनरेट हो रही है तो सीधी सी बात है, ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये इंडियन इनकम है, ठीक है। ये इंडियन इनकम है पूरी की पूरी। अब बताइए, इंडियन इनकम चाहे कोई भी पर्सन हो टैक्सेबल ही रहेगी, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, कोई भी पर्सन हो, इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल रहती है हर एक पर्सन के लिए। तो यहाँ पे पूरे का पूरा 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, और यहाँ पे 1,40,000, ठीक है, इनके लिए। लीजिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है हुआ है, सेल जो हमने करा है शेयर्स को, ठीक है। वो शेयर्स किसके थे सर, इंडियन कंपनी के। मतलब कि पूरी की पूरी इनकम जो है कहाँ से जनरेट हो रही है, इंडिया के अंदर। इनकम इंडिया से ही जनरेट हो रही है। इनकम इंडिया से जनरेट होने का मतलब है कि पूरी की पूरी इनकम क्या है सर, इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम पूरी की पूरी ही टैक्सेबल होती है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना, पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, राइट, खत्म। इसके बाद कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस चेन्नई में है, चेन्नई मतलब कि इंडिया। अगर इंडिया में ही जनरेट हो रही है तो सीधी सी बात है पूरी की पूरी इनकम क्या है सर, इंडियन इनकम है, IND, इंडियन इनकम, राइट। तो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी 80,000 यहाँ पे और 70,000 यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सिंपल। अपना सॉल्यूशन पेज ओपन करके रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद कहता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर इन इंडिया। अब इससे रिलेटेड मैं सेपरेट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इलस्ट्रेशन हमारा था आई थिंक 7 था, राइट, कि जहाँ पे हमने मिस्टर विविथा, सॉरी मिसेस विविथा करके हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करा था। आप जल्दी से चेक कर लीजिए इलस्ट्रेशन, इसी पे बेस हमने करा था कि अगर टेक्निकल सर्विस इंडिया से रेंडर करता है, इंडिया से रेंडर करता है तो पूरी की पूरी इनकम जो है टैक्सेबल मानी जाती है, इंडियन इनकम मान लिया जाता है।
तो ये पूरी की पूरी इंडियन इनकम है और ये टैक्सेबल हो जाएगा। जो हाईलाइटेड है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट में बता रहा हूँ, राइट, जो आपके सॉल्यूशन में दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन आपके पास में सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट इन यूसीओ बैंक दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर है, मतलब कि दिल्ली के अंदर ही अकाउंट है और वहाँ पे अकाउंट के अंदर आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट है, ये भी भूलना नहीं। इलस्ट्रेशन पार्ट में ही मैं बता चुका हूँ कि सर आप जब अपना चैप्टर है एक डिडक्शन करके, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ही आपका आई थिंक है, चैप्टर नंबर 6 डिडक्शन करके, ठीक है। डिडक्शन चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है तो वहाँ पे अप टू 10,000 तक वो क्या मिलता है सर, उस पर डिडक्शन मिलता है, मतलब कि अप टू 10,000 तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। वैसे तो ये इंडियन इनकम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर ये इनकम रिसीव हो रही है, मतलब कि ये पूरी की पूरी इनकम क्या है सर, इंडियन है, इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम है। ये पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है, पूरी की पूरी टैक्सेबल, 7,000 टैक्सेबल है, 12,000 टैक्सेबल है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये टैक्सेबल हो जाती है, इसके साथ ही साथ अप टू 10,000 तक आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे अप टू 10,000 मतलब कि पूरा पूरा 7,000 क्या है सर, डिडक्टेबल है, मतलब कि यहाँ पे इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये 7,000 नील हो जाएगा। और इसके बाद ये 12,000 है, तो इस पर 10,000 तक का क्या मिलेगा सर, 10,000 तक का यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा और बाकी का 2,000 क्या होगा सर, टैक्सेबल। इसको मैं सॉल्यूशन में बता दूँ वरना फिर आप खामखा कंफ्यूज होंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये रहा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, ये रहा। पहले 7,000 और 12,000 को टैक्सेबल किया जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। फिर सेविंग बैंक अकाउंट इसकी वजह से चैप्टर नंबर 6 जो आपका डिडक्शन है, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ते हैं ये पॉइंट। वहाँ पे कहा गया है कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट इनकम होती है तो अप टू 10,000 तक आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे 7,000 अप टू 10,000 मतलब कि पूरे का पूरा 7,000 जो है वो क्या हो जाएगा सर, डिडक्टेबल हो जाएगा, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। और 12,000 है तो अप टू 10,000 मतलब कि यहाँ पे 10,000 पूरा आप ले लीजिए, बाकी के 2,000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर। सेक्शन है 80TTA, ठीक है, जो आपके सेविंग बैंक इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। वो हम डिडक्शन अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बता दूंगा, वरना फिर आप जहाँ से भी क्लास ले रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये ICM मॉड्यूल बैच है, वरना तो मैं वो पेज ओपन करके आपको अच्छे से समझा देता, लेकिन ये ICM मॉड्यूल बैच है, यहाँ पे मुझे सिंपली याद करवाना होता है चीज़ें, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर इनकम हुई है। लैंड कहाँ पे है सर, लैंड जो है वो AP में है, मतलब कि इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, ठीक है, तो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होती है, कोई टैक्स नहीं आता, कोई टैक्स नहीं, टैक्सेबल इनकम इज नील, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम इज ऑलवेज एग्जाम्प्ट, लेकिन ध्यान रहे सर वो लैंड जो है वो इन इंडिया होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया पे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता, इन इंडिया होना चाहिए। इस पर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 किया, राइट, इलस्ट्रेशन 8 में हमारा ये पॉइंट आया था। इसके बाद रेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल। चलिए तो इंडिया के अंदर है और रेंट रिसीव हो रहा है, तो सीधी सी बात है पूरी की पूरी इनकम क्या मानी जाएगी सर, इंडियन इनकम मानी जाएगी, पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन ध्यान रहे सर, हम हाउस प्रॉपर्टी हेड, हाउस प्रॉपर्टी आपका चैप्टर आपका हेड है, ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि सर पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन इस पर 30% आपको डिडक्शन मिलता है, ठीक है, 30% डिडक्शन मिलता है। तो ये 30% डिडक्शन माइनस करके करिएगा। अगर आपने वो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर नहीं पढ़ा तो सिंपली अभी इसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है, कि हाउस प्रॉपर्टी करके, ठीक है, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी करके लिख के छोड़ दीजिए। जब आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर बार कोई भी इनकम, रेंटल इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी पे, 30% फ्लैट डिडक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि जितनी भी इनकम हुई है उसमें से 30% माइनस कर दो, जो भी इनकम है वो टैक्सेबल मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख माइनस 30% करूँ तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितनी है सर, टैक्सेबल इनकम है यहाँ पे 70,000, ठीक है, यहाँ पे 70,000 टैक्सेबल इनकम है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। 1 लाख नहीं, 70,000 टैक्सेबल इनकम रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे 60,000 है, 60,000 माइनस 30% करिए, 42,000, 42,000 यहाँ पे टैक्सेबल इनकम रहेगी। लीजिए ये काम भी ख़त्म, राइट। ऑलवेज ध्यान रखिए यहाँ पे हेड ऑफ आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये 30% डिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर तो पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे लिख के रखिए ये हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस आपने पे करा है, अच्छा ये 30,000 है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सुरेश ने पे करा है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस पे करते हैं
तो आपको यहाँ पे डिडक्शन चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज़्यादातर ऐसे पॉइंट होते हैं जो मिक्स पॉइंट होते हैं, दूसरे चैप्टर से रैंक करते हैं। तो ये डिडक्शन चैप्टर का पॉइंट है। डिडक्शन चैप्टर में ये सबसे पहले ईटीसी आप सेक्शन पढ़ेंगे। ईटीसी ये कहता है कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो 1,50,000 तक आपको डिडक्शन मिलता है। हालांकि इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक बड़ी कंडीशन है, लेकिन वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपली मैं ऊपर ऊपर से बता दूँ तो 1,50,000 तक आपको डिडक्शन मिलता है, फिर आपने जितना पे करा है तब तक, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अप टू 1,50,000, मतलब कि जितना आप पे कर रहे हैं और 1,50,000 विच एवर इज़ लोअर आपको मिल जाएगा। तो 30,000 आपने प्रीमियम पे करा है तो 30,000 का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपने ये पे करा है, खर्चा करा है, इसका डिडक्शन आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 30,000 डिडक्शन, राइट। ये कोई इनकम नहीं है कि जो टैक्सेबल होगा, ये आपने खर्चा किया है। और रूल ये कहता है, डिडक्शन चैप्टर ये कहता है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अगर कोई खर्चा करोगे तो खर्चा तो चलो हो गया, लेकिन उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे डिडक्शन है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो आप देखेंगे, सारी की सारी चीज़ें सेम है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे टोटल लगा लेंगे, इसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली पता चल जाएगा कि आपकी यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछा है तो ये टैक्सेबल इनकम आपको सिंपली इसका टोटल लगा के छोड़ देना है, आपके सामने आंसर, राइट। ये चीज़ आपका था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, आईसीए मॉड्यूल रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। लीजिए ख़त्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4।